भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1907 से 1914। राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रवृत्ति। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखी गई। उदारवादी नेतृत्व ने अपना विश्वास खोया। सूरत के विभाजन के पश्चात कांग्रेस का उदारवादी नेतृत्व फिर एक बार प्रतिवेदन की राजनीति की ओर लौट गया। अतः पहले भी जन सामान्य से उदारवादी नेताओं का संपर्क नहीं रहा था, फिर इस घटना के बाद उन्होंने अपना रहा सहा विश्वास भी खो दिया। व्याख्या। 1907 से 1914 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सरल समझ। क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे उदारवादी नेता जैसे गोखले, दादाभाई नौरोजी। दूसरी तरफ थे उग्रवादी नेता जैसे तिलक, लाला लाजपत राय। इस घटना को कहते हैं सूरत विभाजन। इसके बाद क्या हुआ? उदारवादी नेता फिर से पुराने रास्ते पर लौट आए। वे सरकार को पत्र लिखते रहे, मांगे रखते रहे, कोई जन आंदोलन या बड़ा विरोध नहीं किया। लोगों की सोच क्या हो गई? लोगों को लगने लगा कि उदारवादी नेता सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते। ये सिर्फ अंग्रेजों से विनती करते हैं, कोई ठोस आंदोलन नहीं करते। इसलिए जनता का उन पर से विश्वास उठ गया। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए स्कूल में कुछ नेता बार बार प्रिंसिपल से कहें, हम सुधार चाहते हैं, पर हर बार प्रिंसिपल उनकी बात टाल दे और वे चुप रहें। तो बाकी छात्र सोचेंगे, इनसे तो कुछ नहीं होगा। बस यही जनता ने उदारवादियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उग्रवादी नेतृत्व बिखर गया। सूरत के विभाजन के पश्चात उग्रवादी नेतृत्व भी बिखर गया। सरकार ने व्यापक दमन चक्र चलाया। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों के लिए उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से निकलने के बाद अरविंदो घोष पौंडीचेरी आश्रम चले गए। उधर लाला लाजपत राय अमेरिका और अजित सिंह यूरोप चले गए। अतः यह आंदोलन स्थिर पड़ गया। व्याख्या। उग्रवादी नेता क्यों बिखर गए? 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। सूरत विभाजन। इसके बाद उग्रवादी नेताओं पर सरकार ने जोरदार कार्रवाई शुरू की। क्या क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने देशद्रोह का आरोप लगाकर 6 साल के लिए म्यांमार मांडले जेल भेज दिया। अरविंदो घोष पर अलीपुर बम कांड में मुकदमा चला। वे जेल से छूटने के बाद राजनीति छोड़कर पौंडीचेरी आश्रम चले गए। लाला लाजपत राय भारत से अमेरिका चले गए। अजित सिंह यूरोप चले गए। नतीजा क्या हुआ? कोई भी बड़ा नेता देश में नहीं बचा। आंदोलन कमजोर और शांत हो गया। जनता में जो जोश था धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कोई बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसके सभी नेता या तो जेल चले जाएं या देश से बाहर चले जाएं, तो जाहिर है आंदोलन रुक जाएगा और लोग मायूस हो जाएंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रगति मिली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक वैकल्पिक धारा के रूप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा प्रगति करने लगी। क्रांतिकारी युवकों ने अपने कुछ कार्यक्रम निश्चित किए। ये कार्यक्रम थे अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या, स्वदेशी डकैती, हथियारों का संग्रह एवं क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन। भारत में बंगाल एवं महाराष्ट्र दो प्रमुख गढ़ बने। फिर कुछ क्रांतिकारी भारत से बाहर भी सक्रिय हुए। उदाहरण के लिए श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जिस पर आगे भी डी सावरकर ने अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिए। यद्यपि क्रांतिकारी जनसामान्य के बीच नहीं जा सके, अतः जनता को संगठित नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने गुप्त संगठन के रूप में काम किया, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। 1. इन्होंने अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण देकर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। 2. कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को 1929 में अपना सकी थी, परंतु इन्होंने आरंभ से ही पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को बनाए रखा। व्याख्या। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या था? जब कांग्रेस बंटी हुई थी और उसके नेता चुप या बाहर थे, तब कुछ युवाओं ने हथियार उठाकर अंग्रेजों से लड़ने का रास्ता चुना। इन्हें क्रांतिकारी कहा गया। इनका क्या काम था? क्रांतिकारी युवकों ने गुप्त संगठन बनाए और कुछ खास काम किए। जो अंग्रेज अफसर बहुत अत्याचारी थे, उन्हें मारने की योजना बनाई। पैसे जुटाने के लिए डकैतियां डाली, पर सिर्फ स्वदेशी चीजों को बढ़ाने के लिए। हथियार जमा किए। क्रांतिकारी सोच को फैलाने के लिए गुप्त किताबें और पत्रक छापे। मुख्य केंद्र कहाँ थे? बंगाल और महाराष्ट्र क्रांति के गढ़ बने। कुछ क्रांतिकारी भारत से बाहर भी गए, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस नाम से एक ठिकाना बनाया, जिसे आगे भी डी सावरकर ने संभाला। इनकी कुछ सीमाएं भी थीं। ये जनता के बीच नहीं जा सके, यानी आम लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए।
ये छुपकर काम करते थे, इसलिए इनका असर सीमित रहा। फिर भी इनका योगदान क्यों बड़ा था? इन्होंने जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों को चुनौती दी। इससे देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना फैली। कांग्रेस 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कर पाए, लेकिन ये लोग शुरू से ही पूरी आजादी चाहते थे। उदाहरण से समझिए, जैसे जब सारे नेता चुप हों और कोई स्कूल का बच्चा बहादुरी से स्कूल के अत्याचारी टीचर का सामना करे, तो सब बच्चों में हिम्मत आ जाती है। वैसे ही क्रांतिकारियों ने अपने साहस से देश को प्रेरित किया। संप्रदायवाद की प्रगति। 1909 में पृथक निर्वाचन को लागू किया गया। शिमला प्रतिनिधित्व मंडल की मांग के अनुकूल 1909 के अधिनियम अथवा मॉलेमिंटो सुधार बिल के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। इस प्रकार भारत की राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था में धार्मिक पहचान को स्वीकृति दी गई। व्याख्या। क्या हुआ 1909 में? 1909 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसे मॉलेमिंटो सुधार कहा गया। इस कानून के जरिए मुसलमानों को अलग से चुनाव करने की अनुमति दी गई, यानी वे अपने लिए अपने धर्म के उम्मीदवार को ही अलग से वोट दे सकते थे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए स्कूल में 2 टीचर हैं, एक हिंदी के और एक गणित के। अगर स्कूल बोले कि हिंदी टीचर को सिर्फ हिंदू छात्र ही चुनेंगे और गणित टीचर को सिर्फ मुस्लिम छात्र, तो ये पृथक निर्वाचन हो जाएगा, यानी धर्म के आधार पर चुनाव। यह फैसला क्यों हुआ? 1906 में कुछ मुस्लिम नेताओं ने मोहसिन उल मुल्क, आगा खान आदि अंग्रेजों से कहा था, हमने ब्रिटिश सरकार की बहुत सेवा की है, इसलिए हमें बाकी लोगों से ज्यादा अधिकार दिए जाएं। इसके जवाब में अंग्रेजों ने 1909 में पृथक निर्वाचन लागू कर दिया। इसका असर क्या हुआ? इससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरी बढ़ी। भारत की राजनीति में धर्म को पहली बार आधिकारिक तौर पर जगह मिल गई। ये बात आगे जाकर देश के बंटवारे की नींव बनी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1914 से 1919। राष्ट्रवाद की प्रगति। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई तीव्रता एवं गति प्रदान की। इस युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर निम्नलिखित प्रभाव छोड़ा। होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया है। इसका अर्थ है स्वराज अथवा स्वशासन। स्वराज अथवा स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाकर श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन आरंभ किया। 1916 में इन्होंने पृथक होम रूल लीग का गठन किया तथा स्वराज के मुद्दे पर इन्होंने एक व्यापक आंदोलन आरंभ कर दिया। तिलक ने ये नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस आंदोलन का निम्नलिखित कारणों से महत्व था। 1. ये जन आंदोलन तो नहीं था, परंतु जन आंदोलन की दिशा में एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इस आंदोलन के मध्य स्वराज के लक्ष्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के तरीके अपनाए गए। 2. इसने उस राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयत्न किया जो भारतीय राजनीति में स्वदेशी आंदोलन के पश्चात आ चुका था। अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने युवा नेताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम किया। व्याख्या। प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय आंदोलन। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 हुआ, तो भारत ने उम्मीद की कि अंग्रेज उन्हें बदले में आजादी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और आंदोलन तेज हो गया। होम रूल आंदोलन क्या था? होम रूल का मतलब होता है अपने लिए खुद शासन करना, स्वराज। ये शब्द आयरलैंड से लिया गया था, जहां लोग ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग कर रहे थे। भारत में किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो भारत में आजादी की समर्थक बन गईं। दोनों ने 1916 में अलग अलग होम रूल लीग बनाए और लोगों से कहा, स्वराज हमारा अधिकार है। इस आंदोलन का असर क्या हुआ? ये कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन नहीं था, लेकिन इसने लोगों को पहली बार स्वराज का सपना समझाया। जैसे अगर कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाए तो वह पढ़ाई का महत्व समझने लगता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद जो शांति का माहौल था, इसने उसमें फिर से ऊर्जा भर दी। इस आंदोलन ने युवाओं को राजनीति की ट्रेनिंग दी, जिससे आगे चलकर वे गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा ले सके। गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और भाई परमानंद ने किया था। इनके द्वारा एक गदर नामक पत्र का प्रकाशन कर क्रांतिकारी विचारधारा का तेजी से प्रसार किया। फिर प्रथम विश्व युद्ध ने गदर पार्टी को एक नया अवसर प्रदान किया, क्योंकि इस युद्ध के मध्य क्रांतिकारियों पर सुरक्षाकर्मी का दबाव कम हो जाता। दूसरे, इन्हें शत्रु राष्ट्रों से भी सहायता मिलने की भी उम्मीद थी।
गदर पार्टी से जुड़े हुए विदेशी नेताओं ने भारतीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 1915 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। हालांकि यह योजना विफल हो गई, परंतु इसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रकार की तीव्रता ला दी। व्याख्या। क्या था गदर आंदोलन? गदर आंदोलन एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन था जो भारत से बाहर शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई। इसे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और भाई परमानंद जैसे देशभक्तों ने मिलकर शुरू किया। गदर आंदोलन का इसका मकसद था भारत को आजाद कराना और ब्रिटिश शासन को खत्म करना। क्या क्या किया गया? इन्होंने गदर नामक अखबार निकाला जिसमें आजादी और क्रांति की बातें लिखी जाती थी। जैसे आज सोशल मीडिया से विचार फैलते हैं, तब अखबार ही सबसे बड़ा जरिया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान इनको लगा कि यह ब्रिटिश को कमजोर करने का सही समय है, क्योंकि अंग्रेज युद्ध में व्यस्त थे। उदाहरण, जैसे कोई चोर तब हमला करता है जब पुलिस किसी और केस में उलझी हो। गदर पार्टी के लोग भारत लौटे और 1915 में एक बड़ी क्रांति की योजना बनाई, लेकिन ये योजना समय से पहले उजागर हो गई और सफल नहीं हो सकी। फिर भी इसका असर क्या रहा? भले ही ये आंदोलन असफल हुआ हो, लेकिन इसने भारत के युवाओं में आजादी की नई भावना भर दी और ये दिखाया कि भारत से बाहर रहने वाले लोग भी देश के लिए लड़ने को तैयार थे। उदाहरण, सोहन सिंह भाकना को फांसी हुई, लाला हरदयाल स्विट्जरलैंड चले गए, लेकिन उन्होंने क्रांति की मशाल बुझने नहीं दी। किसानों में जागृति। प्रथम विश्व युद्ध के मध्य 10 लाख से अधिक भारतीय सैनिक यूरोपीय मोर्चे पर भेजे गए थे। जब ये सैनिक लौटकर आए और अपने अपने गांव वापस गए तो इन्होंने ग्रामीण किसानों के बीच पश्चिमी सभ्यता की कमजोरियों को उद्घाटित किया। इस कारण किसानों में भी जागृति आई। वस्तुतः 1920 के दशक में कई प्रांतों में किसान सभाओं का गठन हुआ। व्याख्या। क्या हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 हुआ तो 10 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों को यूरोप के युद्ध में भेजा गया था। वे वहां ब्रिटिश सेना के साथ लड़ने गए थे। जागृति कैसे आई? जब युद्ध खत्म हुआ और ये सैनिक अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने पश्चिमी देशों की कमजोरियां और सच्चाई अपने गांव वालों को बताई। उदाहरण के लिए उन्होंने ये बताया कि अंग्रेज भी इंसान है, कोई बहुत शक्तिशाली या सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसका असर क्या हुआ? किसानों को लगा कि अगर अंग्रेजों को यूरोप में हराया जा सकता है तो भारत में भी उनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। लोगों में ये भावना आई कि हमें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। परिणाम, 1920 के दशक में भारत के कई राज्यों में किसान सभाएं, किसान संगठन बनने लगे। उदाहरण, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों ने अपने हक और सम्मान के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। सार, युद्ध से लौटे सैनिकों ने ग्रामीण भारत में एक नई सोच और आत्मविश्वास भर दिया कि किसान भी जागरूक बने, अन्याय का विरोध करें। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के मध्य जो क्रांतिकारी घटनाओं में तेजी आई थी, उसे ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध के शीघ्र बाद रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाया। इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी का प्रावधान रखा गया। अतः गांधी जी ने इसके विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया। व्याख्या। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन क्या था? पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान भारत में कई जगहों पर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने डर के कारण एक नया कानून बनाया, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट क्या था? यह एक काला कानून था जिसमें ये प्रावधान थे, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था। लोगों को बोलने, छापने और एकजुट होने की आजादी को भी सीमित कर दिया गया। गांधी जी का विरोध। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण और भारतीयों की स्वतंत्रता पर हमला माना। उन्होंने इस कानून के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। कैसे हुआ सत्याग्रह? गांधी जी ने हिंसात्मक तरीके से विरोध करने की अपील की। लोगों ने हड़तालें की, दुकानें बंद रखी, सभाएं की। देश भर में शांति से प्रदर्शन किया गया। एक उदाहरण, 1919 में ही अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, जहां जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। निष्कर्ष, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन ने भारतीयों को पहली बार ये एहसास दिलाया कि वे एकजुट होकर अत्याचार का विरोध कर सकते हैं। यही आंदोलन आगे चलकर असहयोग आंदोलन की नींव बना। संप्रदायवाद की प्रगति। मुस्लिम लीग की राजनीति में परिवर्तन तथा 1916 का लखनऊ पैक्ट। जैसा कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश राज पक्षधर पार्टी के रूप में हुआ था।
परंतु 1910 के पश्चात मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। उदाहरण के लिए मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खान, जाफर अली खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि। अतः अब मुस्लिम लीग का भी लक्ष्य बदल गया। 1913 में इसने स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया। स्वाभाविक रूप में अब विचारधारा में ये कांग्रेस के निकट आ गई। इसका तार्किक परिणाम था 1916 का लखनऊ पैक्ट। इस पैक्ट के अनुसार दोनों ने मिलकर स्वराज के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। बदले में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, परंतु इसे कांग्रेस की एक राजनीतिक भूल मानी जाती है क्योंकि इसे पृथक निर्वाचन को वैधता प्राप्त हो गई। व्याख्या: मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट 1916। पृष्ठभूमि: मुस्लिम लीग की शुरुआत 1906 में ब्रिटिश सरकार के समर्थन वाली पार्टी के रूप में हुई थी, लेकिन 1910 के बाद इसके अंदर बदलाव आने लगे। अब इसमें कुछ राष्ट्रवादी सोच वाले मुस्लिम नेता शामिल हुए, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि। क्या बदला? इन नए नेताओं के आने से मुस्लिम लीग ने भी स्वराज स्वशासन को अपना लक्ष्य बना लिया। 1913 इससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विचारों की दूरी कम होने लगी। लखनऊ पैक्ट 1916। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का समझौता किया। दोनों ने मिलकर स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने बदले में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग, यानी मुस्लिमों के लिए अलग वोटिंग व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। गलती कहाँ हुई? हालांकि यह समझौता उस समय एकता की मिसाल लगा, लेकिन बाद में इसे कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक भूल माना गया। क्यों? क्योंकि अब पृथक निर्वाचन, अलग चुनाव को सरकारी मान्यता मिल गई और यही आगे चलकर हिंदू मुस्लिम अलगाव को बढ़ाने वाला कदम बन गया। उदाहरण के लिए आगे चलकर यही व्यवस्था 1947 के विभाजन पार्टीशन के बीच बन गई। निष्कर्ष: 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग की पहली बड़ी साझेदारी थी, लेकिन कांग्रेस का पृथक निर्वाचन को स्वीकार करना भविष्य में खतरनाक साबित हुआ।